नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहेगुरु दी फतेह, आदाब, जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस मंत्रा by J Malik. Today the session is of loan against property part 5 संपूर्ण विधि। किसी एक बैंक का एग्जाम्पल लेकर के उसको इस लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के जो लोन लेना है उसकी पूरी विधि, संपूर्ण विधि का इसमें मेंशन है, जिक्र है। तो आइए लेट अस स्टार्ट। जैसे आज हम पीएनबी अगर इस लोन को करें तो उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, कितना अमाउंट ऑफ लोन है, एक्सटेंट ऑफ लोन कितना है, क्या प्रोसेसिंग फीस है, सारी विधि, संपूर्ण विधि इसके अंदर आई एम गोइंग टू टेल यू। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सबसे पहले बताया था कि कौन सी प्रॉपर्टी जिस पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्री रख के, कहते हैं ना रजिस्ट्री रख के लोन, किस टाइप की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो वो 3 टाइप की प्रॉपर्टी हैं। नंबर 1 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल 2 और इंडस्ट्रियल 3 तरह की प्रॉपर्टी पर ही ये लोन मिल सकता है। और उसमें भी किस किस टाइप की प्रॉपर्टी पर ही लोन मिलेगा। तो एक रेजिडेंशियल हाउस या फ्लैट, ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी कंसीडर्ड बाय लेंडर्स, बैंकर्स। तो इस पर इसको अच्छा प्रॉपर्टी मानते हैं। तो इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ लोन, इसमें अमाउंट ऑफ लोन भी ज़्यादा मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर भी कुछ कंसेशन मिलता है। तो ये जो है वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टीज को कंसीडर किया जाता है। दूसरा कॉमर्शियल शॉप, एसईओ वगैरह, ये कॉमर्शियल जैसे दुकानें हैं जिसकी मार्केटेबिलिटी, जिसकी वैल्यू, रिलाइजेबल वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो, तो उस प्रॉपर्टी को जो आसानी से सेल हो सके, उस प्रॉपर्टी पर भी बैंक इंटरेस्टेड रहता है लोन देने के लिए। तो और इंडस्ट्रियल में क्या है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जैसे, या उसके शेड हैं, उन सब पर भी लोन देने के लिए बैंकर रेडी होते हैं। बाकी जैसे किसी प्लॉट पर लोन नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड पर इस टाइप का लोन नहीं मिलेगा। और इसमें भी जैसे कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट है तो उस पर नहीं देंगे। रेजिडेंशियल प्लॉट भी है तो नहीं लोन मिलेगा, बल्कि कंस्ट्रक्शन, अंडर कंस्ट्रक्शन पर भी लोन नहीं मिलता है, कंस्ट्रक्टेड हो और ऑक्युपाइड हो। तो ये 3 टाइप की प्रॉपर्टी मैंने बताई थी। तो उसके बाद अब डिस्कस करते हैं पर्पज क्या होना चाहिए इस लोन को लेने के लिए। स्पेकुलेटिव पर्पज नहीं हो सकता, शेयर बाजार या कोई और सट्टाबाजी के लिए ये लोन नहीं मिलता है। फॉर ऑल पर्सनल पर्पजेस एक्सेप्ट स्पेकुलेटिव। पर्सनल पर्पजेस क्या हो सकते हैं, वेडिंग ऑफ चिल्ड्रन है, एजुकेशन है, और कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेल करनी है, पैसे की नीड है, तो उस केस में ये मिल जाता है। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर इंडिविजुअली देखें, व्यक्तिगत अगर हम देखें, तो वो ज्वाइंट ओनर भी हो सकता है ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ आईपी का विद सुफिशिएंट इनकम सुफिशिएंट हो, तो उसको ज्वाइंट ओनर्स में देखिए स्पाउस हो सकता है, फैमिली मेंबर्स रिलेटेड ज्वाइंट ओनर्स होने जरूरी हैं। फ्रेंड्स को लोन ये नहीं मिल सकता है, फ्रेंड्स को ज्वाइंट ओनर को बोरोवर नहीं बना सकते हैं, वो एडमिसिबल नहीं है। तो ये एलिजिबिलिटी है। इंडिविजुअल भी हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकता है, कंपनी पार्टनरशिप, ये सब हो सकते हैं। तो उनकी अलग अलग प्रक्रिया है। अब इनकम क्राइटेरिया में अगर सैलरी की बात करें तो मिनिमम नेट मीन्स ऑफ नेट मंथली सैलरी तो 25,000 होना जरूरी है। इससे कम अगर उसकी नेट मंथली सैलरी कम है तो उसको लोन नहीं मिलेगा, ये मिनिमम है। और
अदर्स में सेल्फ एम्प्लॉयड और जितने भी अदर्स हैं उसमें नेट एनुअल इनकम आएगी, क्योंकि वहाँ पर सैलरी नहीं होती है, वहाँ पर आपका 3 इयर्स ITR होता है। तो यहाँ पर उनके 3 lakhs ये होना जरूरी है। तो ये इनकम क्राइटेरिया है। तो एक्सटेंट ऑफ लोन, कितना लोन मिल सकता है? अगर PNB की बात करें तो मिनिमम 2 lakhs, इससे कम लोन नहीं देंगे। अगर ये इससे कम कोई लेने आता है तो लोन नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम 500 lakhs या 5 करोड़ ये मिलेगा। और ये किस शेप में मिलेगा? टर्म लोन और OD की शेप में। टर्म लोन एक फिक्स पीरियड होता है, जैसे 10 साल 15 साल के लिए, और OD और ड्राफ्ट ये एक लिमिट फिक्स हो जाती है और वो एक साथ डिस्बर्स नहीं होती है, एज पर नीड फ्रॉम टाइम टू टाइम दैट इज प्रोवाइडेड टू OD होल्डर्स। तो ये एक्सटेंट ऑफ लोन है। ये मैं PNB की बात कर रहा हूँ। अगर SBI की बात करेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना सकता हूँ। तो अब क्योंकि मैं एक पैटर्न आप लोगों को बताना चाहता हूँ। असेसमेंट ऑफ लोन, सैलरीड का असेसमेंट कैसे करेंगे? 65% ऑफ रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, IP मीन्स इमूवेबल प्रॉपर्टी। 65% बैंक PNB रेडी टू पे, रेडी टू प्रोवाइड। ये सैलरीड के केस में है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी 36 टाइम ऑफ ग्रॉस मंथली सैलरी। ग्रॉस मंथली सैलरी जो आपका लेटेस्ट सैलरी सर्टिफिकेट है वो 36 टाइम ग्रॉस, या 65% ऑफ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन आई उसका, विच एवर इज लोअर, जो उन दोनों में कम है वो फिक्स हो जाएगी। और नॉन सैलरीड के केस में क्या करेंगे? नॉन सैलरीड के केस में वही 60% ऑफ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ IP, जो IP की मार्केट वैल्यू रियलाइजेबल है, जितने में वो रियलाइज हो सकती है, इतने की वो बिक सकती है, ये एक अप्रूव्ड वैल्यूअर इसकी रिपोर्ट बनाता है जो पैनल पे, बैंकों के पैनल पर होता है। तो वो 65% है। और फिर यहाँ पर क्या है? यहाँ तो 36 टाइम ऑफ ग्रॉस मंथली सैलरी था, लेकिन यहाँ पर 36 टाइम ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम है। ये लास्ट 3 इयर्स एज पर ITR विच एवर इज लोअर, क्योंकि यहाँ पर सैलरी नहीं है। तो नॉन सैलरी के केस में इन दोनों में 36 टाइम ऑफ ग्रॉस मंथली इनकम ऑफ लास्ट 3 ईयर तो उनका, और 65% ऑफ वैल्यू ऑफ IP विच एवर इज लोअर। तो ये असेसमेंट इसका लोन का फिक्सेशन है। अब मैक्सिमम डिडक्शंस कितनी हो सकती हैं इंक्लूडिंग दिस EMI? इसकी EMI को मिला के अगर ग्रॉस मंथली सैलरी या इनकम आपकी 1 लाख है तो 60% तक आपकी डिडक्शन हो सकती है। और अगर आपके 1 लाख से ऊपर है ग्रॉस मंथली सैलरी या इनकम तो 70% भी इस डिडक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें उसको मिला के है, इसकी डिडक्शन मिला के है। अब सिक्योरिटी क्या होती है? सिक्योरिटी तो देखिए, इक्विटेबल रजिस्टर्ड मॉर्गेज ऑफ नॉन एनकम्बर्ड। नॉन एनकम्बर्ड क्या होती है? जिस सिक्योरिटी पर किसी किस्म का कोई भार नहीं है, पहले से कोई उस पर कुछ लोन नहीं लिया है, फ्री है, तो वो नॉन एनकम्बर्ड सिक्योरिटी कहलाती है। और उसकी रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है कि शेष लाइफ 25 साल अभी बची हो, ये नहीं हो कि वो एक तरह से खंडर हो चुका हो, वो नहीं, तो उसकी 25 इयर्स की रेजिडुअल लाइफ बची हो। अब रीपेमेंट क्या होता है? टर्म लोन का रीपेमेंट 10 साल या 120 मंथ और अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स ऑफ द एप्लीकेंट, या तो 65 वर्ष तक उसकी जितनी EMI बनेगी, या मैक्सिमम 120 मंथ विच एवरेज अर्लियर, जो पहले होगा उतना रिपेमेंट मिलेगा मैक्सिमम। और OD ऑन रिड्यूसिंग DP बेसिस, इसमें क्या है? इसमें 10 साल की एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है और उसमें रिड्यूसिंग जो आप DP होता है ड्राइंग पावर जैसे जैसे आप लेते जाएंगे ड्राइंग पावर कम होती जाएगी। और उसमें भी वही क्लोज है अप टू द एज ऑफ 65 इयर्स विच एवरेज ईयरलियर, जो पहले हो जाएगा तो OD होगी। OD में देखिए, OD में जो है
फुल अमाउंट डिस्पर्स नहीं होगा, एक लिमिट फिक्स हो जाएगी, आपको जितनी एज पर योर नीड उतनी आपको डिस्बर्समेंट मिलती जाएगी। आप उसमें कभी जब चाहे जमा कर सकते हैं, जब चाहे विद इन लिमिट, और अपनी डीपी पावर के विद इन लिमिट आप जब चाहे जितना उसमें जमा कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट एज ऑन डेट की बात करता हूँ, एज ऑन डेट, कल की नहीं करूंगा। रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट से ये RLLR रेट है, जो आज एक साथ 2021 से 8.55% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये क्यों कम है? वैसे 9.5% था ये 2 दिन पहले। ये कम इसलिए है कि अभी रेपो जो रेट है, रेपो रेट वो रेट होता है जो कॉमर्शियल बैंक्स या जितने भी बैंक्स हैं वो RBI से उस रेट पर लोन ले सकते हैं, और जिस रेट पर वो जो सरप्लस फंड होने पर RBI को देंगे उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो रेपो रेट की बात मैं कर रहा हूँ। रेपो रेट अगर डाउन होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बैंकों के डाउन होंगे, क्योंकि रेपो रेट आज 4% है, तो इसलिए बैंक आपसे 8.55% 1 जुलाई 2021 से 2021 से ये फिक्स है। तो ये एज ऑन डेट की बात है। अब अपफ्रंट फी, जैसे फाइल चार्जेस बोलते हैं, इसी तरह अपफ्रंट फी टर्म लोन के केस में बोलते हैं, वो एक ही चीज़ है। प्रोसेसिंग फीस या अपफ्रंट फी, प्रोसेसिंग फीस एडवांस के केस में और अपफ्रंट फी टर्म लोन के केस में होता है। एडवांस रनिंग लिमिट को बोलते हैं, टर्म लोन फीस बिल को बोलते हैं। तो इसमें क्या है, 0.35% ऑफ द लोन अमाउंट, जो लोन आपको मिलेगा उसका 0.35% अपफ्रंट फी, और जो मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 15,000 ये रहेगी। अब डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस में क्या है, ये फिक्स है, ₹1,350 1,350 प्लस GST 18%। अब इंश्योरेंस, जो प्रॉपर्टी आपने मॉर्गेज की है उसका इंश्योरेंस, कंप्रिहेंसिव इंश्योरेंस ऑफ IP विद बैंक एग्रीड क्लोज। बैंक एग्रीड क्लोज का मतलब है कि अगर उसमें कोई प्रॉपर्टी में कोई नुकसान होता है और इंश्योरेंस क्लेम आता है तो वो बैंक के पास सीधा आएगा टू एडजस्ट द बैंकर लोन। देखिए प्री रीपेमेंट चार्जेस या प्री क्लोजर भी बोलते हैं, वो नील है, PNB में नील है और ज़्यादातर बैंकों में ये नील है। आप जब चाहे बैंक खाता बंद कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि बैंकों का कंपैरिजन रेट ऑफ इंटरेस्ट का करें और प्री रीपेमेंट चार्जेस का भी पता करें कि ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर चार्जेज हों, कहीं कहीं लेंडर्स ये चार्जेस कर 2% लगा देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चार्जेस नील हैं, आप जब चाहें इस अकाउंट को बंद कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। अब प्रायोरिटी ऑफ लोन, किसको प्रायोरिटी दी जाए? बैंक उसको प्रायोरिटी देता है इस लोन के संबंध में एग्जिस्टिंग बोरोवर है, क्योंकि एग्जिस्टिंग बोरोवर की ट्रैक रिकॉर्ड का पता होता है। अगर विद गुड ट्रैक रिकॉर्ड है और उसकी सिबिल स्कोर 750 है, से ऊपर है, 750 एंड अबव है, तो इसको प्रायोरिटी दी जाती है। इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी कंसेशन मिल जाता है, कई बार ये फीस में भी छूट मिल जाती है, तो इनको प्रायोरिटी दी जाती है। इस मॉर्गेज वगैरह होने के बाद, सारा कुछ होने के बाद फिर एक सरसाई रिपोर्ट होती है जो सेंट्रल रजिस्ट्री अथॉरिटी ऑफ इंडिया में इसकी एक एंट्री होती है, और उसके चार्जेज इस तरह हैं, ₹50 प्लस GST 18% है, तो इसका 18% ₹9 हो जाएगा, तो ₹59 टोटल होगा, अप टू ₹5 लाख। इसी तरह ₹100 प्लस GST अगर लोन 5 लाख से ऊपर है तो ये एक प्रोसीजर मैंने इसलिए बताया है कि आप लोगों को ये जानकारी मिले कि हम लोन लें तो क्या क्या प्रक्रिया उसमें होगी, क्योंकि हर बैंक में थोड़ा थोड़ा फर्क मिलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा और चार्जेस में मिलेगा और इनकम क्राइटेरिया में भी हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ लोन में भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक पैटर्न बताया है ताकि आपको पता लगे कि ये क्या प्रोसीजर है और बैंकर को भी पता रहे, जिसको जानकारी का थोड़ा अभाव है कि हमें किस प्रक्रिया से ये लोन करने हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच
for watching video. Have a nice day. Take care of your health.